एक वक्त था जब पूरे बंगाल में सिर्फ एक नाम गूंजता था, दीदी। वो महिला जिसने 34 साल पुराने कम्युनिस्ट साम्राज्य को खत्म कर दिया था। बंगाल के गांवों में लोग कहते थे कि अगर कोई इस राज्य को बचा सकता है तो वो सिर्फ ममता बनर्जी है, क्योंकि 2011 से पहले का बंगाल अंदर से टूट चुका था। फैक्ट्रियां बंद हो चुकी थीं, उद्योग खत्म हो रहे थे, युवा नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में भाग रहे थे। गांवों में राजनीतिक हिंसा आम बात बन चुकी थी और लोगों को लगने लगा था कि शायद अब बंगाल कभी वापस नहीं उठ पाएगा। लेकिन उसी समय एक महिला सड़क पर लड़ रही थी, पुलिस की लाठियां खा रही थी, किसानों के लिए भूख हड़ताल कर रही थी और लोगों को भरोसा दिला रही थी कि अगर वो सत्ता में आई तो बंगाल फिर से खड़ा होगा। वही महिला आगे चलकर बंगाल की सबसे ताकतवर नेता बनी। लेकिन इतिहास की सबसे अजीब बात यही है कि कई बार जो नेता जनता की उम्मीद बनकर सत्ता में आता है, वही धीरे धीरे जनता की सबसे बड़ी निराशा बन जाता है। और 2026 का चुनाव इसी कहानी का अंत था। एक समय था जब बंगाल पूरे भारत का सबसे समृद्ध राज्य माना जाता था। कोलकाता सिर्फ एक शहर नहीं था, वो भारत का सांस्कृतिक और औद्योगिक केंद्र था। यहाँ भारत की पहली आधुनिक यूनिवर्सिटी बनी, पहला बड़ा पोर्ट बना, पहली मेट्रो आई, बड़े बड़े उद्योग लगे। टैगोर, नेताजी, सत्यजीत रे, स्वामी विवेकानंद, जगदीश चंद्र बोस जैसे नाम इसी मिट्टी से निकले। अंग्रेजों के समय कोलकाता पूरे एशिया के सबसे आधुनिक शहरों में गिना जाता था। लेकिन 1977 के बाद सब धीरे धीरे बदलने लगा। कम्युनिस्ट सरकार सत्ता में आई। शुरुआत में लोगों को लगा कि मजदूरों और गरीबों की सरकार आई है, लेकिन कुछ सालों बाद वही सरकार बंगाल की सबसे बड़ी समस्या बन गई। हर दूसरे दिन हड़ताल होने लग गई। गांवों में अगर किसी ने पार्टी के खिलाफ आवाज उठाई तो उसका जीना मुश्किल हो जाता था। पंचायत से लेकर कॉलेज तक हर जगह पार्टी का कब्जा था। कॉलेज राजनीति के अड्डे बन गए थे। 34 सालों तक बंगाल धीरे धीरे अंदर से खोखला होता गया और तभी सड़क पर एक महिला दिखाई देने लगी। उसका नाम था ममता बनर्जी। 1990 के दशक में जब सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने उनके सिर पर हमला किया और वो खून से लथपथ सड़क पर गिर गईं, तब बंगाल के लोगों ने पहली बार महसूस किया कि ये महिला बाकी नेताओं जैसी नहीं है। जब पुलिस उन्हें बाल पकड़कर घसीट रही थी, तब टीवी पर वो तस्वीरें पूरे राज्य ने देखी थी। और उसी समय ममता बनर्जी किसानों के साथ खड़ी हो गईं। उन्होंने भूख हड़ताल की, रेल की पटरी पर बैठी, फिर नंदीग्राम हुआ, पुलिस फायरिंग हुई, गांवों में हिंसा हुई, महिलाएं रो रही थीं, लोग मारे गए। और उस पूरे आंदोलन के बीच सबसे आगे अगर कोई चेहरा था तो वो ममता बनर्जी थी। यहीं से बंगाल का मूड बदल गया। लोगों को लगा कि अब बदलाव होगा, अब कोई ऐसा आएगा जो इस डर और हिंसा वाले बंगाल को खत्म करेगा। 2011 में वो दिन आ गया जिसका इंतजार पूरा बंगाल कर रहा था। 34 साल पुरानी सीपीआईएम सरकार हार गई, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन गई। उस दिन कोलकाता की सड़कों पर लोग रो रहे थे, गांवों में मिठाइयां बांटी जा रही थी, महिलाओं को लग रहा था कि उनकी अपनी कोई सत्ता में पहुंची है, युवाओं को लग रहा था कि अब नौकरी आएगी, उद्योग वापस आएंगे, भ्रष्टाचार खत्म होगा। शुरुआत में सचमुच लगा कि चीजें बदल रही हैं। कन्याश्री योजना आई, गरीब लड़कियों को स्कूल में बनाए रखने के लिए पैसे दिए गए। लक्ष्मी भंडार योजना आई, महिलाओं को हर महीने पैसे मिलने लगे, गरीबों को सस्ता राशन मिलने लगा। गांवों में महिलाएं दीदी की तस्वीर पूजा घर में रखने लगी। लेकिन इसी दौरान बंगाल में एक और चीज धीरे धीरे मजबूत हो रही थी, सिंडिकेट राज। अगर आपको घर बनाना है तो किससे सीमेंट खरीदना है ये आप तय नहीं करेंगे, लोकल पार्टी कार्यकर्ता तय करेगा। अगर सरकारी योजना चाहिए तो कटमनी देनी होगी, अगर दुकान खोलनी है तो पार्टी को हिस्सा देना होगा। लोगों को धीरे धीरे समझ आने लगा कि सिस्टम बदला नहीं है, सिर्फ झंडा बदला है। जो लोग पहले सीपीआईएम के लिए काम करते थे वही अब टीएमसी में आ गए। फर्क सिर्फ इतना था कि लाल झंडे की जगह हरा झंडा आ गया था। लेकिन क्योंकि लोगों के पास विकल्प नहीं था, इसलिए वो चुप रहे। फिर घोटाले शुरू हुए। 2013 में शारदा चिटफंड घोटाला सामने आया। लाखों गरीब लोगों ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी उस कंपनी में लगा दी थी। किसी ने बेटी की शादी के लिए पैसे बचाए थे, किसी ने इलाज के लिए, किसी ने बुढ़ापे के लिए। लेकिन अचानक कंपनी डूब गई, करोड़ों रुपए गायब हो गए, हजारों परिवार बर्बाद हो गए, कई लोगों ने आत्महत्या कर ली। और जब जांच शुरू हुई तो टीएमसी के कई नेताओं के नाम सामने आने लगे। जनता पहली बार डरने लगी कि कहीं ये सरकार भी उसी रास्ते पर तो नहीं जा रही। फिर नारदा स्टिंग ऑपरेशन आया। वीडियो में टीएमसी के बड़े नेता कैमरे पर पैसे लेते दिखाई दिए, मंत्री, सांसद, बड़े चेहरे। टीवी चैनल लगातार वही वीडियो दिखा रहे थे। बंगाल का पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग पहली बार खुलकर सवाल पूछने लगा। लेकिन असली गुस्सा अब भी बाकी था। बंगाल का सबसे बड़ा संकट अब बेरोजगारी बन चुका था। लाखों पढ़े लिखे युवा नौकरी के लिए भटक रहे थे। हर साल लाखों छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। किसी माँ ने गहने बेच दिए थे, किसी पिता ने रिक्शा चलाकर बेटे को कोचिंग भेजा था, क्योंकि सरकारी नौकरी बंगाल के गरीब परिवारों के लिए सिर्फ नौकरी नहीं होती, वो पूरी जिंदगी बदलने का सपना होती है। लेकिन फिर आया एसएससी भर्ती घोटाला और इस घोटाले ने बंगाल के युवाओं का दिल तोड़ दिया। जांच में पता चला कि जिनके नंबर कम थे उन्हें नौकरी मिल गई और जिनके नंबर ज्यादा थे वो बाहर रह गए। ओएमआर शीट बदली गई थी, मेरिट लिस्ट से छेड़छाड़ हुई थी। फिर ईडी की रेड हुई। अर्पिता मुखर्जी के घर से करोड़ों रुपए कैश बरामद हुए। नोटों के ढेर टीवी पर दिख रहे थे, अलमारियों में पैसे भरे थे। पूरा देश
देश देख रहा था और बंगाल का युवा अंदर से टूट रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि मेहनत का कोई मतलब नहीं बचा। फिर हाईकोर्ट ने हजारों शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी। उस दिन सिर्फ नौकरियां रद्द नहीं हुई थी, उस दिन लाखों युवाओं का सिस्टम पर भरोसा टूट गया था और यहीं से ममता बनर्जी का सबसे मजबूत वोट बैंक धीरे धीरे कमजोर होने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बंगाल में राजनीतिक हिंसा लगातार बढ़ती रही। पंचायत चुनावों में मौतें होने लगी, बूथ कब्जे की खबरें आने लगी, विपक्षी कार्यकर्ताओं पर हमले होने लगे, गांवों में लोगों को डराया जाने लगा। जो लोग कभी ममता को लोकतंत्र की आवाज मानते थे वही अब कहने लगे कि बंगाल फिर डर के माहौल में लौट रहा है। फिर संदेश खाली हुआ। महिलाओं ने आरोप लगाए कि स्थानीय टीएमसी नेता और उसके लोग सालों से अत्याचार कर रहे थे। महिलाओं को पार्टी ऑफिस बुलाया जाता था, धमकाया जाता था, विरोध करने वालों को चुप कराया जाता था। जब ये खबरें बाहर आईं तो पूरे देश में गुस्सा फैल गया। लोग पूछने लगे कि आखिर बंगाल में हो क्या रहा है। और सबसे ज्यादा नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि ममता बनर्जी ने हमेशा खुद को महिलाओं की सबसे बड़ी नेता के रूप में पेश किया था। लेकिन वो घटना जिसने पूरे बंगाल का माहौल बदल दिया वो थी आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना। एक युवा महिला डॉक्टर 36 घंटे की ड्यूटी, थककर अस्पताल के सेमिनार हॉल में सो गई और फिर उसके साथ जो हुआ उसने पूरे देश को हिला दिया। लोग सिर्फ अपराध से गुस्से में नहीं थे, लोग सरकार के रवैये से गुस्से में थे। परिवार को शुरुआत में बताया गया कि सुसाइड हुआ है, सबूत मिटाने के आरोप लगे, डॉक्टर सड़क पर उतर आए, छात्र प्रदर्शन करने लगे, कोलकाता की सड़कें गुस्से से भर गईं। और फिर ममता बनर्जी का वो बयान आया कि लड़कियों को रात में अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। ये बयान आग में घी डालने जैसा था। पहली बार ऐसा लगा कि शहर का पढ़ा लिखा वर्ग खुलकर ममता बनर्जी के खिलाफ खड़ा हो रहा है। इसी दौरान बीजेपी लगातार बंगाल में अपनी जमीन मजबूत कर रही थी। 2014 तक जिसे बंगाल में कोई गंभीरता से नहीं लेता था वही बीजेपी अब मुख्य विपक्ष बन चुकी थी। अमित शाह लगातार संगठन बना रहे थे, नरेंद्र मोदी की रैलियों में भारी भीड़ आने लगी। बीजेपी ने बंगाल में सिर्फ विकास की राजनीति नहीं की, उसने इमोशन की राजनीति की। उसने हिंदुत्व को बंगाल की राजनीति के केंद्र में ला दिया। रामनवमी जुलूस बड़े होने लगे, दुर्गा पूजा और हिंदू पहचान को राजनीतिक मुद्दा बनाया जाने लगा। बीजेपी लगातार ये नैरेटिव बना रही थी कि टीएमसी सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है और बंगाल का एक हिस्सा धीरे धीरे इस बात पर विश्वास करने लगा। 2021 में ममता बनर्जी ने बीजेपी को रोक दिया था। बीजेपी पूरी ताकत लगा चुकी थी लेकिन ममता फिर जीत गई। उस जीत के बाद टीएमसी के भीतर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आ गया। पार्टी को लगने लगा कि अब उन्हें कोई नहीं हरा सकता। लेकिन शायद वहीं सबसे बड़ी गलती हुई क्योंकि उसी समय जमीन पर गुस्सा बढ़ रहा था, बेरोजगारी बढ़ रही थी, भ्रष्टाचार के आरोप बढ़ रहे थे। युवा सोशल मीडिया पर खुलकर सरकार का मजाक उड़ाने लगे थे। डॉक्टर, शिक्षक, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्र, ये वो वर्ग था जो धीरे धीरे टीएमसी से दूर जा रहा था। 2025 आते आते बंगाल पूरी तरह बदल चुका था। गांवों में महिलाएं अब भी टीएमसी के साथ थीं, लेकिन युवाओं का मूड बदल चुका था। पहली बार टीएमसी के पुराने कार्यकर्ता भी अंदर ही अंदर नाराज थे। दूसरी तरफ बीजेपी लगातार अपने काडर मजबूत कर रही थी। आरएसएस गांवों तक पहुंच चुका था। उत्तर बंगाल में बीजेपी की पकड़ बहुत मजबूत हो गई थी। बॉर्डर वाले इलाकों में पोलराइजेशन तेजी से बढ़ रहा था। फिर आया 2026 का चुनाव। टीएमसी को अब भी भरोसा था कि वेलफेयर स्कीम्स उन्हें बचा लेंगी। पार्टी को लग रहा था कि महिलाएं फिर उनके साथ खड़ी होंगी। लेकिन इस बार चुनाव सिर्फ योजनाओं का नहीं था, इस बार चुनाव इमोशन का था। बेरोजगार युवा गुस्से में था, मिडिल क्लास नाराज था, डॉक्टर नाराज थे, शिक्षक नाराज थे और सबसे खतरनाक बात यह थी कि पहली बार एंटी टीएमसी वोट पूरी तरह कंसोलिडेट होने लगा था। बीजेपी ने चुनाव प्रचार में एक ही बात बार बार दोहराई। 15 साल में बंगाल को क्या मिला? नौकरी नहीं, उद्योग नहीं, सिर्फ हिंसा, भ्रष्टाचार और घोटाले। नरेंद्र मोदी की रैलियों में भारी भीड़ आने लगी। शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी के दूसरे नेता लगातार टीएमसी को घेर रहे थे। सोशल मीडिया पर युवा खुलकर बीजेपी के समर्थन में कैंपेन करने लगे। कोलकाता के कॉलेज इलाकों में पहली बार टीएमसी का इन्फ्लुएंस कमजोर दिखाई देने लगा। चुनाव के दिन बंगाल का माहौल अलग था। गांवों में महिलाएं अब भी टीएमसी को वोट दे रही थीं, लेकिन युवा वर्ग बड़ी संख्या में बीजेपी की तरफ जा चुका था। उत्तर बंगाल में बीजेपी भारी बढ़त बना रही थी। शहरी सीटों पर टीएमसी पिछड़ रही थी। कई जगहों पर टीएमसी के भीतर सैबोटाज की खबरें भी आने लगी। पार्टी के अंदर ही अंदर गुटबाजी बढ़ चुकी थी। और फिर परिणाम का दिन आया। टीवी स्क्रीन पर धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। टीएमसी पीछे होती जा रही थी, बीजेपी आगे निकल रही थी। कोलकाता के टीएमसी दफ्तरों में सन्नाटा था। बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर जश्न मना रहे थे। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि जिन इलाकों को कभी टीएमसी का किला माना जाता था वहां भी पार्टी हार रही थी। 15 साल बाद ममता बनर्जी सत्ता से बाहर हो चुकी थी। वो महिला जिसने 34 साल पुराने कम्युनिस्ट शासन को खत्म किया था आज खुद सत्ता विरोधी लहर में बह गई थी। लेकिन ममता बनर्जी सिर्फ चुनाव नहीं हारी थी, वो लोगों की उम्मीदों से हार गई थी क्योंकि बंगाल ने उन्हें सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बनाया था, बंगाल ने उन्हें एक क्रांति माना था। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी गलती शायद ये नहीं थी कि उनकी सरकार पर आरोप लगे। हर सरकार पर आरोप लगते हैं। उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि धीरे धीरे वो उसी सिस्टम जैसी दिखने लगी जिसके खिलाफ लड़कर वो सत्ता में आई थी। और शायद यही वजह थी कि 2026 में बंगाल ने उनसे मुंह मोड़ लिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।